नहीं पे भी हैं और जो आगे भी हैं, क्योंकि आप सब कांग्रेस का परिवार यहाँ पे उपस्थित हो, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं बहनें, बहुत देर से आप लोग यहाँ विराजमान हैं। और अभी हमें यहाँ पर जो हमारी सभा जब समाप्त होगी तो उसके बाद ज्ञापन देने डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने हम चलेंगे, सारे मिलके चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये पहले कि भाई प्रोग्राम जब खत्म हो जाए, अध्यक्ष जी जब अपना भाषण का समापन कर ले, उसके बाद पहले हम आगे चलें, फिर आप सब पूरा अपना सारी जो हमारी टीम है वो आपके पहले मत निकल जाना, फिर पीछे जो है, क्योंकि व्यवस्था से चलेंगे। तो मैंने और महिलाओं को सबसे जो है आगे महिला और पूरा व्यवस्था से अपन चलेंगे। आज इस ज्ञापन देने की, इस प्रदर्शन की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है? मुझसे पहले एक साथी ने सारी बात बताई, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रजातंत्र और संविधान का गला घोटने का काम कर रही है। संविधान में और प्रजातंत्र में सबसे पहला असूल और सबसे पहला सिद्धांत यह है कि किसी भी चुनाव में हर राजनीतिक दल को निष्पक्षता से जनता तक अपनी बात पहुंचाने का बराबर का अधिकार हो और जनता स्वतंत्रता से फैसला ले, और जो फैसला जनता ले उस फैसले के आधार पर देश की प्रदेश की सरकारें बने। लेकिन आज ये आपके लिए, हमारे लिए, सारे देश के लिए सोचने की बात है कि आज प्रजातंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है। एक एक करके सारी बातें सामने आई, मगर ये जो सारे इतने उदाहरण और इतने तथ्य प्रमाण राहुल गांधी जी ने जो रखे, उससे पहले भी आपके और हमारे दिल में बहुत से सवाल थे कि ये जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं देश में, उन परिणामों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन परिणामों को प्रभावित करने का काम कर रही है। आपके हमारे दिल में बहुत से सवाल थे। आपको याद होगा हरियाणा चुनाव में गिनती के बाद, गिनती से पहले, चुनाव में वोटिंग के बाद सारे एग्जिट पोल आए। ये सारे जो पत्रकार साथी, ऐसे ऐसे चैनल, जो सारे चैनल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आज देश का मीडिया तंत्र, लेकिन उसके बावजूद एग्जिट पोल का अर्थ है, मैं ओपिनियन पोल की बात नहीं करना, एग्जिट पोल का अर्थ है चुनाव में वोट डालने के बाद जो सर्वे होता है, उसके बाद 16 एग्जिट पोल आए देश में, और 16 के 16 एग्जिट पोल में दर्शाया गया कि कांग्रेस पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बन रही है। सारे मीडिया चैनल गलत नहीं थे। और उसके बाद जब गिनती से पहले नायब सैनी जी से पूछा गया कि सारे एग्जिट पोल इस तरह से दर्शा रहे हैं और आपका क्या विश्वास है कि भाजपा की सरकार बनेगी, नायब सैनी जी कह सकते थे कि मैं पूरे चुनाव प्रचार में प्रदेश के कोने कोने में गया हूं और लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिला है और जन भावनाओं के आशीर्वाद से सरकार बनेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारा सारा व्यवस्थाओं का सारा इंतजाम कर लिया गया है। यही कहा था कि नहीं कहा था? वो ये कह सकते थे कि चुनाव प्रचार में लोगों का साथ मिला, आशीर्वाद मिला, इसीलिए हम विश्वास है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप देखना सारी व्यवस्थाएं, सारा इंतजाम कर लिया, कल सरकार हमारी बनेगी। और अगले दिन जब गिनती हुई, ये सवाल देश में लोगों के दिलों के अंदर है कि 73 सीटों पर पोस्टल बैलेट से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। जब कांग्रेस पार्टी 73 सीटों पर पोस्टल बैलेट में आ गई थी, ईवीएम खुलते ही भाजपा आगे चली गई। और पोस्टल बैलेट का भी एक इतिहास है। हरियाणा प्रदेश में पिछले 45 सीटों पे भाजपा आगे थी, भाजपा की सरकार बनी। 2009 में पोस्टल बैलेट में 44 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आगे थी, कांग्रेस पार्टी की 2009 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनी। और 2004 में कांग्रेस पार्टी की 65 सीटों पर पोस्टल बैलेट में जीत थी और कांग्रेस की 67 सीटें आई। कांग्रेस पार्टी की जिस भी 14 में 19 में पोस्टल बैलेट में आगे थे, इनकी सरकार बनी। लेकिन इस बार पोस्टल बैलेट में 73 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन उसके बाद ईवीएम गिनी तो जब गिनती शुरू हुई, और ये तो पूरे देश में लोगों को समझ नहीं आ रहा। कोई भी चुनाव नतीजा हो, सुबह जो आंकड़ा होता है, दोपहर तक और शाम तक भारतीय जनता पार्टी का वो आंकड़ा दुगना हो जाता है। सुबह जो चलता है, आप चुनाव की जैसे जैसे गिनती बढ़ती है, जहां भाजपा की शुरुआती दौर में भी बढ़त होती है, वो बढ़त बढ़ती चली जाती है। ऐसा लगता है कि सुबह
ऐसे बूथ खुलते हैं पूरे देश में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, कि सुबह जो सारे बूथ खुलते हैं 2-3 घंटे, ऐसा कैसे संभव है? आज मैं समझता हूं बहुत से प्रश्न और बहुत से सवाल, और केवल चुनाव आयोग की मिलीभगत को लेकर नहीं, ये साबित हो गया है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलीभगत करके मतदाता सूची में भी बहुत बड़ी तादाद में गड़बड़ घोटाला करते हैं। राहुल गांधी ने जब उदाहरण दिए, राहुल गांधी जी ने, तो आपने देखा होगा ऐसी ऐसी बातें सामने आई। एक उदाहरण आया कि पलवल में होडल विधानसभा क्षेत्र, जहां चौधरी देवान जी हमारे पूर्व अध्यक्ष मात्र 2000 वोटों से हारे थे, वहां पे कई घर ऐसे थे जिन घरों में 500 वोट मिली, किसी में 500 मिली, किसी में 400 मिली। एक घर में जाकर पत्रकारों ने पूछा कि 501 वोट थी उस घर में, कि 501 घर वोट कैसे हैं? तो वहां जो लोग रहते थे बाहर निकल के बताया कि जी यहाँ तो कोई 501 वोट नहीं है, तो 7 ही वोट हैं, और वो भाजपा का पार्षद, वो भाजपा के पार्षद के घर में 501 वोट। आपने देखा जब पत्रकार उनके घर पहुंचे तो बात सामने आई। आपने देखा राई हल्के में जहां बात 2500 से हमारे उम्मीदवार हारे, वहां पर जब वोट कटने की बात आई और ब्राजील की एक जानी मानी हस्ती की फोटो पाई गई, तो जब पहुंचे तो पता चला कि गांव-गांव में कहीं 250 वोट कटी है, कहीं 150 वोट कटी। जो लोकसभा में जिन्होंने वोट डाली उनकी वोट कटी। हरियाणा प्रदेश में इतने बड़े तादाद पैमाने पर लोकसभा चुनाव के बाद वोटें कटी, विधानसभा के चुनाव से पहले कुल मिलाकर 25 लाख वोटों का यहां पर प्रश्न चिन्ह लगा। 25 लाख वोटों पर, जिस प्रदेश में मात्र 2 करोड़ मतदाता हो, 3 करोड़ की आबादी हो, जिस प्रदेश का फैसला, चुनाव का फैसला मात्र आधे प्रतिशत वोट के अंतर से हुआ हो, जिस प्रदेश में 22,000 वोटों के हेर फेर में सरकार बनाई हो, सत्ता को प्राप्त किया हो, आप अंदाजा लगाएं। उस प्रदेश में अगर ये सारी बातों, इन सारी बातों को का विश्लेषण किया जाएगा तो ये वोट चोरी नहीं है तो और क्या है? और ये केवल चुनाव आयोग से मिलीभगत की बात नहीं है। जिस तरीके से लोकतंत्र का गला भारतीय जनता पार्टी द्वारा दबाया जा रहा है, धनबल, भ्रष्टाचार के आधार पे इतना बड़े पैमाने पे अगर किसी पार्टी के पास अगर धनबल किसी पार्टी ने एकत्रित किया है, आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में, कहते थे 75 साल में क्या हुआ, एक पार्टी ने इतना धनबल अर्जित किया है। आप देखते हो कोई अस्पताल, कोई स्कूल कॉलेज नहीं बनाए, मगर हर देश के हर जिले में 5 स्टार होटल जैसे बड़े बड़े आलीशान कार्यालय बनाए, और हर चुनाव में लाखों करोड़ रुपए अंधे चुनाव में कहीं पैसे के बल पर वोट और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास होते हैं। मीडिया बल, सोशल मीडिया और मीडिया बल, अभी जयप्रकाश जी कह रहे थे कि भाई भाजपा और भाजपा के समर्थित सिस्टम ने हुड्डा साहब को और मुझको निशाने पे लिया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जब मीडिया हमें निशाने पे रखे तो आप ये सोच लेना हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर ये भाजपा समर्थित मीडिया अगर हमारी प्रशंसा करने लगे तो आप ये मानना कि हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। जब तक मीडिया हमें निशाने पे लग रखेगा, आप समझ जाना कि हम ईमानदारी से आपके लिए खड़े हैं। तो आज मीडिया बल, धन बल, व्यवस्था बल, चुनाव आयोग, भाजपा जो चाहे वो तारीख, आपको याद होगा हरियाणा के चुनाव में पहले तारीख पहले करी, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया लेकिन सुना नहीं गया, कहा कि 2 पार्टियां समर्थन कर रही हैं, भाजपा और इनेलो। फिर उसके बाद 4 दिन आगे बढ़ा दी तारीख, हमने फिर विरोध किया लेकिन सुना नहीं गया, कहा 2 पार्टियां समर्थन कर रही हैं, भाजपा और दूसरी कौन सी, इनेलो। बोला 2 पार्टियों का समर्थन आ गया, एक विपक्ष की पार्टी भी समझ लो। कैसी विपक्ष की पार्टी है इनेलो? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपसे ज्यादा, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी जयप्रकाश जी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपनी राजनीति करने वाले जेजेपी का भी आपने देखा। 2019 में हमने आपको कहा था कि ये जेजेपी हो चाहे इनेलो, जितनी सीट आएंगी बीजेपी के पास जाएंगी। जेजेपी की 10 सीट आई, जिसमें हिसार जिले में से कई सीटें आई थी। आपने देखा कि 2 दिन के बाद जेजेपी के 10 के 10 विधायक बीजेपी की गोद में मिले थे कि नहीं मिले थे, मैं आपसे पूछता हूं। और भाई
यह भी बता देता हूं, वो तो इनकी सीट नहीं आई इनेलो वालों की, उसकी तो इनने तो 2 दिन लगाए थे, वो तो अगला 2 घंटे भी नहीं लाता। वो तो अगर सीट आ जाती तो जाकर समर्थन करते। हर मौके पर खट्टर साहब का आदेश होता है कि जोर लगा दो तीनों पे इनेलो को जिताने के लिए। कांडा ने कहा था कि नहीं कहा था? सिरसा जिला जानता है किसान और मजदूर के आंदोलन को रोकने के लिए इस बार किस तरीके से बीजेपी, इनेलो और कांडा इन सब ने मिलकर कैसे वहां पर साजिश रचकर वहां पर सिरसा जिले के अंदर काम करने का काम किया। आज कभी भी कोई बात आती है तो बीजेपी तो हमें निशाने पे लेती ही है, मगर चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, आप देखते हैं ये जब बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो हुड्डा साहब के नाम से अपनी बात शुरू करते हैं, और रात को जब घर बढ़ते हैं तो मेरा नाम लेके अपने घर वापस चले आते हैं। सपने में भी रात को हम ही दिखते होंगे मेरे ख्याल। यही बात है ना? वो क्यों? हम सत्ता में नहीं है, मगर बीजेपी का इशारा है कि निशाना कहां लगाओ। बीजेपी का इशारा है। सोचना चाहिए इनको सोचना चाहिए। तो मुख्य विपक्षी पार्टी थे 2014 में, 19 सीट थी, कांग्रेस की 17 सीट थी। 19 से एलनाबाद 1 पे आ गए। 19 सीट 2014 से घटकर 19 में 1 सीट आ गई, और 24 में एलनाबाद भी हार गए। क्योंकि जो भाषा इनकी है और जो बर्ताव इनका है और जो भाजपा से मिलीभगत इनकी है, जो भाषा और बर्ताव इस पार्टी का है, जो 20 साल पहले जेलों के अंदर से सरकार चलती थी, उस सरकार की यादें ताजा होती, इनके भाषा और बर्ताव देखते हैं। और इसीलिए हरियाणा छोड़ो एलनाबाद वालों का भी विश्वास इनको नहीं मिला, और हरियाणा के लोग समझदार हैं। तो ये हर तरीके से छल हुआ आपके साथ, और आगे भी होगा। अलग अलग पार्टियां उतारी जाएंगी, अलग अलग उम्मीदवार उतारे जाएंगे। मैं हर सभा में कहता था कि नहीं कहता था? मैं आपसे पूछता हूं। मैं हर सभा में कहता था कि ऐसे ऐसे भाजपा अपने धन बल के आधार पर, सत्ता बल के आधार पर कई उम्मीदवारों को, निर्दलीय उम्मीदवारों को पैसे देके खड़ा करेगी, कहीं छोटी पार्टी के उम्मीदवारों को पैसे देके खड़ा करेगी। यही हुआ, और हर तरीके के साजिश, षड्यंत्र और चक्रव्यूह के बाद हरियाणा की जन भावना को हराकर केवल व्यवस्थाओं से सरकार बनाने का काम हुआ। ना तो हरियाणा का जो बुरा हाल 10 साल की इनकी सरकार में हुआ है वो कभी नहीं हुआ। और ये हम नहीं कह रहे, ये इन्होंने ही सब स्वीकार किया है। बीजेपी ये स्वीकार कर रही है। अगर बीजेपी स्वीकार ना करती और बीजेपी ये कहती 10 साल में अच्छा काम हुआ है, तो बीजेपी 10 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को चुनाव के 1 महीने पहले नहीं हटाती। लोकसभा चुनाव के 1 महीने पहले समझ में आ गया था कि 10 साल इतना भट्टा बिठा दिया, लोगों में इतनी नाराजगी है कि पहले चेहरा बदलो, फिर चाल बदलो, फिर साजिश करो। और 10 साल जो हरियाणा बेहाल हुआ है, जन भावना को छल से पराजित करके और व्यवस्थाएं बनाकर और जुगाड़ से अपनी सरकार तो बनाने के लिए आप हर तरीके के हथकंडे अपनाओ। ये हुआ हरियाणा के अंदर, और इसीलिए लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई केवल हरियाणा की लड़ाई नहीं है, ये प्रजातंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक संविधान में, प्रजातंत्र में, और ये बाकी जो प्रदेश हम देख रहे, महाराष्ट्र का नतीजा आया, बिहार का नतीजा आया, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पे लड़ती है अपना के छल करके होती है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता। और यही हरियाणा में आप देख रहे हो, केवल वोट चोरी नहीं, या एमएसपी चोरी भी हो रही है। ना किसान को एमएसपी मिल रहा। धान में आपने देखा इस बार बारिश ज्यादा हुई तो धान की हमारी यील्ड कम आई, पैदावार कम हुआ, हर खेत में क्विंटल पे इस आधार पे पैदावार कम हुआ, लेकिन खरीद आज तक के ऐतिहासिक हुई। इतना बड़ा घोटाला, हर रोज इसकी परतें आ रही है धान घोटाले की, कि इस बार पैदावार तो घटा लेकिन सरकारी खरीद रिकॉर्ड खरीद हुई। ये कहां से आई? दूसरे प्रदेशों से हरियाणा के अंदर कितने बड़े स्तर पे, और यहाँ के किसान को एमएसपी नहीं मिली, एमएसपी पे कट मार के एमएसपी मिली। हरियाणा प्रदेश के धान की बात है, कपास की बात है,
नरमा की बात आपने देखी, बाजरा की बात आपने देख रहे हैं। तो आज ये केवल वोट चोरी नहीं है, जन विश्वास चोरी है। जब जनता में विश्वास ना हो तो लोग भूल जाते हैं, सत्ता में बैठे लोग जनता के अधिकारों को। कहीं एमएसपी चोरी है, कहीं बीपीएल कार्ड की चोरी है। कितने बीपीएल कार्ड कट गए आपने देखा। बीपीएल कार्ड की चोरी है। और कानून व्यवस्था की जो स्थिति हरियाणा में, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इन्होंने। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा, सबसे विफल कानून व्यवस्था और किसान की और मजदूर की सबसे दुर्दशा अगर कहीं है तो हरियाणा प्रदेश में। इसीलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरी लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आपने बहुत तपस्या करी थी, आपने बहुत लड़ाई लड़ी थी, दिन रात 10 साल एक संघर्ष किया था इस सरकार के साथ। मैं बधाई देता हूं, उस संघर्ष के लिए आपको बधाई देता हूं। आपकी कोई कमी नहीं थी, आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी। आपके साथ छल हुआ है। देश में सबसे ज्यादा, अगर लोकसभा चुनाव में 24 में अगर 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा विपक्ष की कहीं वोट मिली तो 48% वोट आपकी इस तपस्या की वजह से हरियाणा प्रदेश में अर्जित करने का काम हुआ। और विधानसभा में भी आपने देखा, तीसरी बार जब से इनकी सरकार बनी है, देश में अगर कहीं एक जगह अगर बराबर का मुकाबला किया तो उसी तपस्या से हरियाणा के अंदर हुआ। इस छल के बावजूद तो आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी। तपस्या दोबारा करेंगे और ज्यादा मजबूती से हम भी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, आप बताओ, इस अन्याय से लड़ाई दोबारा से लड़ने के लिए भाई आप साथ हो कि नहीं? एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं भाई, ये लड़ाई लड़ें, बताओ। साजिश बहुत होंगी, पिछली बार भी मैंने समझाया था। बीजेपी और बीजेपी के पिट्ठू बहुत हैं। ये जो छोटी छोटी दल, किसान को खाद नहीं मिल रहा, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, गरीब के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, व्यापारी और आम नागरिक कानून व्यवस्था की विफलता की स्थिति से आज तो भाई लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आपको हमको मिलकर लड़नी। बताओ, साथ मिलेगा भाई आप सबका? भाई दोबारा लड़ाई का बिगुल बजाएं तो भाई आज से शुरू करेंगे। अभी अध्यक्ष जी के, राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में, इनके कुशल नेतृत्व में अभी चलेंगे, अभी ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन के बाद से आप ये मानना कि भाई अगली लड़ाई का बिगुल बजाने का कार्यक्रम है। अब आप सबके बिहाफ पर मैं आग्रह करूंगा और आमंत्रित करूंगा, एक बहुत ही नरम स्वभाव के धनी, जिनका बहुत लंबा जन सेवा का एक इतिहास है, जिनके परिवार का, राव बंसी सिंह जी का नाम कौन नहीं जानता, और जिनने स्वयं कैबिनेट मंत्री के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, स्वभाव के, व्यक्तित्व के धनी के रूप में एक अपनी उनकी एक अलग पहचान है। तो मैं उनको आग्रह करूंगा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष राव नरेंद्र जी आए और आप सबको अपनी बात कहे। राव नरेंद्र जी, जोर से राव नरेंद्र जी का जोरदार